मेरी बेटी के बिना नहीं। नॉट विदाउट माई डॉटर बेट्टी महमूदी की एक जीवनी पर आधारित पुस्तक है, जिसमें ईरान में बेट्टी के अपमानजनक पति से बेट्टी और उसकी बेटी महताब के भागने का विवरण दिया गया है। 1977 में बेट्टी ने डॉक्टर सैयद मूडी बोजोर्ग महमूदी से शादी की। 1984 में जब उनकी बेटी 4 साल की थी, बेट्टी अनिच्छा से अपने पति के साथ 2 सप्ताह की छुट्टी पर ईरान जाने के लिए सहमत हो गई ताकि उसका परिवार महताब से मिल सके। हालांकि 2 सप्ताह के अंत में मूडी ने निर्णय लिया कि वह, उनकी पत्नी और बेटी ईरान में ही रहेंगे। यह 3 अगस्त 1984 था। मूडी, बेट्टी और महतोब ने डेट्रॉइट में अपने घर से मूडी के मूल देश ईरान तक यात्रा करते हुए 2 दिन बिताए थे। उनके आगमन की तैयारी में मूडी के अनुरोध पर बेट्टी ने अपना अमेरिकी पासपोर्ट उसे दे दिया ताकि सीमा शुल्क अधिकारी इसे जब्त न कर लें। जब वे तेहरान में उतरे तो मूडी का परिवार उनसे मिलने के लिए हवाई अड्डे पर इकट्ठा हुआ और उन पर उपहारों की बौछार की। परिवार ने बेट्टी को एक मोंटो और एक रोजरी, जो कि ईरान में महिलाओं के पारंपरिक कपड़े होते हैं, दिए और उसे निर्देश दिया कि जब भी वह अपने घर से बाहर जाएं तो उन्हें इन्हें पहनना चाहिए। अगले 2 हफ्तों के दौरान बेट्टी और महताब छुट्टियां खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें ईरानी जीवन शैली के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई हुई। उन्हें पारिवारिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। मूडी की बहन अमे बोजोर्ग, जो उनकी मेजबान थी, बेट्टी को केवल एक अमेरिकी होने और अमेरिकी आदर्शों को अपनाने के कारण अवमानना की दृष्टि से देखती थी। बेट्टी के प्रति मूडी का रवैया भी बदल गया। उसने उसे सख्त ईरानी रीति रिवाजों का पालन करने के लिए मजबूर किया। उसने उससे झूठ बोला। उसने दावा किया कि जब भी उसने शिकायत की तो वह झूठ बोल रही थी। उसने कई दिनों तक उसकी और उनकी बेटी की उपेक्षा की, यहाँ तक कि उन्होंने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के प्रति खुद को अंधा कर लिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में उनकी निर्धारित वापसी से एक दिन पहले मूडी के रिश्तेदारों में से एक उनके प्रस्थान की तैयारी करने के लिए हवाई अड्डे पर गया था। उन्होंने उन्हें सूचित किया कि क्योंकि बेट्टी के पास अमेरिकी पासपोर्ट था, इसलिए उसे प्रस्थान से 3 दिन पहले हवाई अड्डे के अधिकारियों को अपना पासपोर्ट सौंपना होगा। जब उसने मूडी से अपना पासपोर्ट न लौटाने के बारे में पूछा तो उसने उसे सूचित किया कि उसने रुकने का फैसला किया है और बेट्टी और महताब जीवन भर ईरान में ही रहेंगे। बेट्टी ने मूडी के परिवार से मदद लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मूडी के कार्यों को स्वीकार कर लिया और मदद करने से इनकार कर दिया। मूडी ने बेट्टी को अपने माता पिता को फोन करके यह बताने के लिए मजबूर किया कि वह कुछ समय के लिए ईरान में रहेगी। लगभग 1 सप्ताह बाद जब बेट्टी अकेली थी, उसके माता पिता ने फोन किया और उसे तेहरान में स्विस दूतावास के अमेरिकी हित अनुभाग का पता दिया। बेट्टी स्विस दूतावास से संपर्क करने के मौके का इंतजार कर रही थी। मूडी के शारीरिक शोषण के कारण ईरान छोड़ने की उनकी इच्छा बढ़ गई थी, यहाँ तक कि सार्वजनिक रूप से भी बेट्टी और महताब के प्रति किसी भी चोट या हिंसा की अनुमति थी। ईरानी कानूनों ने मूडी को अपनी पत्नी और बेटी पर पूर्ण अधिकार दिया। सितंबर में जब मूडी दूर थे, बेट्टी और महताब ने स्विस दूतावास की यात्रा की और हेलेन से बात की। हेलेन ने उन्हें सूचित किया कि क्योंकि बेट्टी का पति ईरानी था, इसलिए ईरान के कानूनों ने तय किया कि वह भी ईरानी नागरिक बन गई है। जब बेट्टी और महताब घर लौटे तो मूडी ने उसे दोबारा जाने पर जान से मारने की धमकी दी और परिवार के बाकी सदस्यों को उसे जाने से रोकने का आदेश दिया। बेट्टी की हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। बेटी को एहसास हुआ कि वह और महताब निगरानी से बच नहीं सकते। उसने तर्क दिया कि मूडी को उस पर नजर रखने से रोकने का एकमात्र तरीका यह है कि वह उसे समझाए कि वह ईरान में रहने के लिए तैयार है। उसके रवैये में सुधार हुआ और उसने उसे विभिन्न रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए मना लिया। बेट्टी घर के कामों में मदद करने लगी और रात का खाना तैयार करने लगी। मूडी उसके सभी कामों में उसके साथ था। आखिरकार उसने समय न होने का दावा किया और उसे स्वयं जाने के लिए कहा। इनमें से एक अवसर पर उसकी हामिद नाम के एक मेंसवियर स्टोर के मालिक से दोस्ती हो गई। हामिद को बेट्टी से सहानुभूति हुई और उसने जरूरत पड़ने पर उसे अपने टेलीफोन का उपयोग करने की पेशकश की। पार्क में महतोब को खेलते हुए देखते समय बेट्टी का सामना जूडी से हुआ, जो एक अन्य अमेरिकी महिला थी,
जिसका विवाह एक ईरानी से हुआ था। बेट्टी ने अपनी दुर्दशा जूडी को बताई, जिसने मदद करने का वादा किया। कुछ दिनों बाद जूडी ने बेट्टी को एक पार्टी में आमंत्रित किया, जहां वह जूडी के दोस्त रशीद से देश से भागने का रास्ता खोजने के बारे में बात कर सकती थी। रशीद ने उससे 2 सप्ताह में उसे फोन करने को कहा। दिसंबर में डिनर पार्टी के 2 सप्ताह बाद रशीद ने बेट्टी को सूचित किया कि तस्कर एक महिला और एक बच्चे को पहाड़ों पर तुर्की की यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार नहीं था, खासकर सर्दियों के दौरान। 1985 में नए साल के बाद बेट्टी हेलेन से बात करने के लिए दूतावास गई। हेलेन ने बेट्टी और मेहताब से नए पासपोर्ट के लिए आवेदन भरवाए। जब बेट्टी ने उसे और मेहताब को ईरान से तस्करी करके बाहर ले जाने के रास्ते के बारे में पूछा, तो हेलेन ने तस्करों पर भरोसा करने के खिलाफ चेतावनी दी, खासकर उन तस्करों पर जो उन्हें विश्वासघाती तुर्की सीमा के पार तस्करी करने के इच्छुक थे। जून 1985 के अंत में मूडी, बेट्टी और मेहताब अपने देश में चले गए। खुद का अपार्टमेंट, मूडीज की निगरानी को सीमित करना और बेट्टी को अधिक स्वतंत्रता देना। बेट्टी ने फिर से रशीद से संपर्क किया, लेकिन उसके दोस्त ने फिर भी बच्चे को लेने से इनकार कर दिया। एक दिन एक अज्ञात व्यक्ति ने बेट्टी को एक पते पर जाने और प्रबंधक अमाहल से पूछने का निर्देश दिया, जो बेट्टी और मेहताब दोनों के भागने का रास्ता ढूंढेगा। अमाहल ने बेट्टी को सूचित किया कि उसने एक मार्ग की योजना बनाई है और विवरण तैयार करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि कई महीनों के बाद भी अमाहल भागने का रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। मूल योजना बेट्टी और मेहताब को तेहरान से बंदर अब्बास तक उड़ाने की थी। वहां पहुंचने पर वे एक नाव लेंगे और फारस की खाड़ी से खाड़ी अरब राज्यों में से एक तक यात्रा करेंगे। अहमल द्वारा विकसित की जा रही एक अन्य वैकल्पिक योजना बेट्टी और उसकी बेटी को जाहिदान तक ले जाने की थी। जाहिदान में उन्हें पाकिस्तानी प्रांत बलूचिस्तान में तस्करी कर लाया जाएगा, जो ईरान की सीमा से लगता है। बलूचिस्तान के सबसे बड़े शहर क्वेटा से उन्हें सिंध प्रांत के बंदरगाह शहर कराची में ले जाया जाएगा और वापस अमेरिका भेजा जाएगा। इनमें से कोई भी योजना सफल नहीं हुई क्योंकि बेट्टी जल्दी ही मूडी से बच गई। बेट्टी ने किताब में यह भी उल्लेख किया है कि अहमल ने उन्हें सूचित किया था कि बलूचिस्तान में ठंड का मौसम और बर्फबारी सामान्य से अधिक गंभीर थी, और डाकुओं द्वारा यात्रियों का अपहरण करने की रिपोर्ट का मतलब उन्हें और अधिक जोखिम में डालना था, इसलिए उन्हें उस मार्ग का उपयोग करने में आपत्ति थी। जनवरी 1986 के मध्य में बेटी को पता चला कि उसके पिता मर रहे थे। मूडी ने जोर देकर कहा कि बेट्टी अमेरिका लौट आए, लेकिन मांग की कि मेहताब ईरान में ही रहे। मेहताब के बिना जाने से इनकार करने के बावजूद मूडी ने 31 जनवरी को उसके लिए एक फ्लाइट बुक की। 29 जनवरी 1986 को मूडी, एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, को अप्रत्याशित रूप से अस्पताल बुलाया गया। यह जानते हुए कि अपनी बेटी के बिना ईरान छोड़ने के लिए मजबूर होने से पहले यह उसका आखिरी मौका था, बेट्टी ने निर्देश मांगने के लिए अमाहल को फोन किया। उन्होंने उन्हें एक अपार्टमेंट में जाने का निर्देश दिया, जहां वे 3 दिनों तक रुके रहे क्योंकि अमाहल ने अपनी यात्रा की व्यवस्था पूरी कर ली थी। उन्हें तुर्की से होकर यात्रा करनी थी। तस्कर उन्हें तेहरान से तबरीज और फिर वैन ले जाएंगे। वहां से बेट्टी और मेहताब को अंकारा के लिए रास्ता ढूंढना होगा और अमेरिकी दूतावास तक जाना होगा। 31 जनवरी को तस्कर बेट्टी और मेहताब को ताबरीज से परे एक छोटे से गांव में ले गए, जहां उन्होंने रात बिताई। अगले दिन और अधिकांश रात के लिए उन्होंने तुर्की में बर्फीली पहाड़ी सीमा को पार करने के लिए घोड़ों का उपयोग किया, जहां बेट्टी लगभग थकावट और हाइपोथर्मिया का शिकार हो गई। उन्होंने बाकी रात एक छोटी सी झोपड़ी में बिताई और सुबह वैन की ओर कूच किया। बेट्टी और मेहताब को एक बस मिली और अगले 32 घंटे अंकारा की यात्रा में बिताए। एक बार जब वे पहुंचे तो अमेरिकी दूतावास ने उन्हें शरण दी और उस दिन बाद में अमेरिका की यात्रा के लिए एयरलाइन टिकट प्राप्त करने में उनकी मदद की। 7 फरवरी 1986 को ईरान में 18 महीने फंसे रहने के बाद बेट्टी और मेहताब अंततः मिशिगन में अपने घर वापस आ गए। बेट्टी और मेहताब 1986 में संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आए, जहां उनके दोस्तों और परिवार ने खुले हाथों से उनका स्वागत किया। बेट्टी की कठिन परीक्षा कष्टकारी थी, लेकिन वह इससे पहले से कहीं अधिक मजबूत और अधिक दृढ़ होकर उभरी थी।
उसने अपनी आज़ादी और अपनी बेटी की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी और वह जीत गई थी। साहस और प्रेरणा की विरासत बेट्टी महमूदी की कहानी अपने बच्चे की आज़ादी के लिए लड़ने वाली एक माँ के अटूट प्यार और साहस का प्रमाण है। उनके दृढ़ संकल्प ने अनगिनत अन्य लोगों को प्रेरित किया जिन्होंने खुद को समान परिस्थितियों में पाया। उनकी कहानी मानव अधिकारों की रक्षा के महत्व, मानवीय भावना की ताकत और माँ के प्यार की अदम्य इच्छा की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।